नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और देखिए, लगातार आज चौथे चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो गया है। शाम 6 बजे तक जो वोटिंग थी वो खत्म हो गई है और लगभग जो चौथे चरण के तहत आज देश के 10 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 96 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए, जहां शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं चुनाव आयोग के, उसके अनुसार 62% से ज्यादा जो है वो मतदान दर्ज किया गया है। मतदान के राज्यवार आंकड़ों की अगर हम बात करें तो शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 75.7% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में, जहां मात्र 35.8% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चरण में आपको बता दें, अखिलेश यादव, साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। लेकिन पिछले चरणों से मत प्रतिशत काफी अच्छा रहा। अब देखना होगा कि इस बढ़ते हुए मत प्रतिशत से किसकी टेंशन बढ़ती है और किसे सुकून मिलता है। और उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। संदीप मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार सुजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में अभिषेक बाजपेयी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही विपिन गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। बहरहाल हमारे दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और संदीप जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। 96 लोकसभा सीटों पर मतदान जो है वो खत्म हो गया। 62% जो है वो दर्ज किया गया है। मत प्रतिशत जो है चौथे चरण की हम बात करें, दूसरे और तीसरे चरण से ठीक रहा ये जो मत प्रतिशत है चौथे चरण का। लेकिन सवाल आपसे ये है कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है, इससे आपकी टेंशन बढ़ी है? 96 सीटों पर क्या स्थिति देखते हैं आप कांग्रेस की ओर से? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक अहम सवाल पूछा और उसमें शुमार किया कांग्रेस की आवाज को। देश न्यूज का आभार। बात यह है कि लोकतंत्र पर्व भारत में मनाया जा रहा है। ये उत्सव है और ये उत्सव आनंद भी देता है, खुशहाली भी देता है, जिम्मेदारी भी देता है। मैं आज बता दूं बड़े गर्व के साथ कि आने वाले समय में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी का झोला उठाने का वक्त आ गया है, ये जनता ने तय कर लिया है। ये चौथे चरण के चुनाव ने साफ कर दिया है कि मोदी मुक्त भारत 4 जून को हो जाएगा। इस मोदी मुक्त भारत के कारण सिर्फ कोई और वजह नहीं है, इसकी वजह भी मोदी ही है। मोदी के अब काम नहीं, कारनामे बोल रहे हैं। आप देख लीजिए, मोदी जी के पास बताने को कुछ नहीं है। कभी वो आपके गले में झांकता हुआ मंगलसूत्र देखते, कभी आंगन में बंधी हुई भैंस, कभी हिंदू मुसलमान और कभी मछली और संतरे पर अटक जाते हैं। मोदी जी के पास बताने को अपना काम नहीं है कि मैं बताऊं क्या। उन लोगों ने ये नहीं बता पाते कि 2 करोड़ रोजगार हर साल कहा था, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, गंगा जी कहाँ साफ हुई, महंगाई की मार बोला था बहुत हुआ, वो कहाँ महंगाई मिटा पाए। ठीक तो है। कहते थे चीन को आंखें लाल कर करके दिखाएंगे। चीन से व्यापार बढ़ा दिया, अमेरिका से ज्यादा व्यापार चीन से कर दिया। आज पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। पेपर लीक हो रहे हैं और बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और बलात्कारियों के साथ खड़े होकर मोदी जी कह रहे हैं कि यही मेरी जीत की शक्ति है, जिता दो। नर पिशाच रमन्ना के लिए वोट मांगते हुए और टैनी के लिए वोट मांगते हुए देखेंगे अमित शाह और प्रधानमंत्री। ये अपने आप में देश के लिए दुर्भाग्य की बात। ठीक है संदीप जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे आपके सवालों का जवाब जरूर लेंगे। लेकिन उससे पहले सुजीत सिंह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए हैं। सुजीत जी, आपसे समझना चाहेंगे, 96 सीटों पर मतदान जो है वो समाप्त हो गया है और इसी के साथ अगर हम देखें तो कुछ जो प्रदेश ऐसे हैं जहां पर मतदान की जो प्रक्रिया है वही समाप्त हो गई और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिन पर आज से ही मतदान जो है वो शुरू हुआ है। कैसे इस मत प्रतिशत को देख रहे हैं जो आज 5 बजे तक का चुनाव आयोग का आंकड़ा है? देखिए, अवशेष 280 सीटों पर चुनाव होने थे, जिसमें से आज जो चुनाव हुए उसको उसमें माइनस करना हो। मैं चुनाव को लेकर के ही आज सीतापुर जिले की कई विधानसभाओं का मैंने दौरा किया। भारतीय जनता पार्टी का जो चातुर्य नीति थी उनकी, वो नीति काफी हद तक सफल रही। मैंने यहाँ एक चीज को देखा कि जो इनका गठबंधन का वोट था वो काफी ग्राउंड रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, जो था वो विभाजित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं सफल होती दिख रही है। यद्यप सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में जो पिछले मतदान का जो जीत का अंतर था वो काफी कम रहेगा,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बहुत पहले से भांप ले गई थी और उसने जो हर सीट पर जो वर्क किया है उस वर्क के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने चातुर्य प्रणाली में कहीं सफल हो रही है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से सुजीत जी आप बता रहे हैं, क्योंकि जनता से आपने बातचीत की, आपने देखा कि जनता के मन में क्या है, कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो चातुर्य है वो यहाँ पर काम आ रहा है। और जिस तरह से हम जिस तरह से हम लगातार ये जो चीजें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं विपक्ष कमजोर पड़ता हुआ तो नजर आया है। इससे सुजीत जी आपके पास में आना चाहूंगी, माफ कीजिए ना संदीप जी, आपके पास में आना चाहूंगी। सुजीत जी की बातों का एक छोटा सा जवाब दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो खुद गए, उन्होंने खुद दौरा किया और जो स्थिति वहां पर देखी, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति थी, जो उनकी रणनीति थी, वो बहुत हद तक सफल होती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस पर? सीतापुर गए हैं और देश न्यूज पर पूरे देश की बात हो रही है। एक लोकसभा में घूम घूम के आके और पूरे देश का आईना दिखा देना कहीं बड़ी बात नहीं होती। एक लोकसभा सीट जीतकर कोई प्रधानमंत्री नहीं होते। आज 96 सीट की बात हुई है और अब तक कितने सीट की हो गई है चौथे चरण में आप जानते हैं। तो हो सकता है इनका अपना आकलन हो, मैं इनके आकलन को ही चैलेंज नहीं करता, लेकिन पूरे देश में क्या बयार है, पूरे देश की हवा क्या कहती है, पूरे देश में आज बीजेपी के खिलाफ एक नफरत की बयार है। पंजाब में इन्हें खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है, मणिपुर में ये नॉर्थ ईस्ट में जा नहीं पा रहे, बंगाल में इनकी बोलती बंद है, आज दिल्ली में ये और हरियाणा में सिमटते चले जा रहे हैं, और जहां उत्तर प्रदेश में ये संजीव जी बैठे हुए हमारे पत्रकार महोदय, वहीं पे ये 30 से ज्यादा सीटें हार रहे हैं। तो हार की कगार पे बैठे हुए आप समझिए, एक सीतापुर को दिखा के देश नहीं समझा जा सकता। ठीक है संदीप जी। सुजीत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि देश भर की बात, मैंने देश भर का न तो दौरा किया है, न मेरे पास उसके आंकड़े हैं। ठीक है। मणिपुर में केवल 1-2 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में जो 75% मतदान हुआ है वो बांग्लादेशियों द्वारा किया गया है, ये पूरा का पूरा देश जानता है। कोई एक व्यक्ति, मैंने तो एक चावल टेस्ट करके पूरी आपको उत्तर प्रदेश की कहानी, आज के लोकसभा के चुनाव की कहानी बताई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता के मन में क्या है, ठीक है सुजीत जी, कहीं ना कहीं जनता के मन में क्या है वो अब इस चीजों से देखिए काफी हद तक साफ होता है, क्योंकि मत प्रतिशत जो है वो बड़ा है 5 बजे तक। ठीक है सुजीत जी, हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी जी भी बने हुए हैं, सपा प्रवक्ता। अभिषेक जी आपके पास सीधा आते हुए, अब जिस तरह से आज 96 सीटों पर मतदान हुआ, 5 बजे तक के जो चुनाव के आंकड़े हैं वो 62% रहे हैं, इन सीटों को लेकर क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है? उसके साथ ही कन्नौज का जो मुकाबला है वो हमने वहां पर कांटे की टक्कर देख रहे हैं सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव जी के बीच में, क्या कुछ कहेंगे इस सीट को लेकर? धन्यवाद ऋषिका जी। और अभी आपने एक बात कही कि कन्नौज की सीट पे कांटे की टक्कर, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और एंकर हैं। कांटे की टक्कर नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि मैं पिछले 7 दिन तक बाकायदा वहां पे रहा और प्रचार करता रहा। तो जितनी भी जनता ने किसी भी चीज को कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप मुझसे पूछिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को कितने लाख वोटों से जीता है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, अगर पिछली बार की अगर आप बात करें तो आदरणीय डिम्पल यादव जी सिर्फ 334 मतों से हारी थी, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं था, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था। दूसरी बात। तीसरी बात, अब जब चौथे चरण की बात आप कर रही हैं तो मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा 3 या 4 सीटें मिलेंगी, उससे अधिक भारतीय जनता पार्टी को चौथे चरण में सीटें मिलने वाली नहीं। और जब आप पूरे उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में अगर आप बहुत ज्यादा देख पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 30 से 35 सीटें ही मिल पाए, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है,
अभिषेक बाजपेयी जी, लेकिन जानकारी हमें संपूर्ण होती है। और कन्नौज की आप जो बात कर रहे हैं, कांटे की चक्कर तो देखिए वहां पर है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मोदी की गारंटी, विकास, मोदी मैजिक को लेकर हम बात कर रहे हैं, ये मानते हैं कि जो मुद्दे हैं वो शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो जनता के मन में है वो हमने भी टटोला है, और जो जनता के मन की बात है वो कहीं ना कहीं साफ आई। अब जिस तरह से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि उत्तर प्रदेश में, तो मुझे नहीं पता है। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी, आप ही की बातों का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे विपिन गुप्ता जी जुड़ गए हैं। विपिन जी, संदीप जी का ये कहना है कि जो मुद्दे हैं वो इस चुनाव से गायब है। जो बीजेपी को लेकर जो बात कर रहे हैं, मोदी फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ अभिषेक बाजपेयी जी ने कहा कन्नौज सीट को लेकर जो उनसे सवाल था, उनका ये कहना है कांटे की टक्कर नहीं है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कुछ नहीं मिल रहा है, 30 से 35 सीटें भी मुश्किल है। क्या कहेंगे इसको लेकर? हेलो, हाँ जी विपिन जी बोलिए। हाँ देखिए, हमारा भारत देश मोदी जी की सरकार ने अपने कार्यकाल में वो कर दिखाया है जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम सभी भारत माता के लाल हैं। और मैं इस बार आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत करने जा रही है। मोदी जी एक बार तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश की जनता मोदी जी के साथ है। ये जो आज विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष का सब बोलती बंद हो जाएगी। चार दिन को सब निष्पक्ष, दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है, लेकिन विपिन जी वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी की बात क्यों बार बार, मतलब मोदी फेस पर क्यों चुनाव लड़ा जा रहा है? सांसद प्रतिनिधियों की क्या भूमिका है? क्या सांसदों का अपना कोई वजूद नहीं है? ये विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, देखिए, विपक्ष को तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। विपक्ष के पास आज कुछ नहीं है तो विपक्ष तो गाएगा ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। पूरा देश मोदी जी के साथ है, सांसद ही नहीं, विधायक ही नहीं, पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ है। आज राम मंदिर बनाने में अहम भूमिका मोदी जी की रही। क्या आज तक कांग्रेस ने सोचा? क्या समाजवादी पार्टी ने सोचा? और भी सरकारें रही पूर्ण में, किसी ने सोचा राम मंदिर के लिए? भारत 370 के लिए क्या किसी पार्टी ने सोचा? जो मोदी जी ने कर दिखाया। 4 दिन को देश ऐतिहासिक रचने जा रहा है। ये पूरा भारत का आज बच्चा मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी के साथ खड़ा है, पल के बिछाए हुए खड़ा है 4 दिन के लिए। ठीक है विपिन जी। अभिषेक जी, आप उनकी बातों का जवाब देना चाह रहे थे। ऋषिका जी, मुझे लगता है कि मैं अपने मित्र से बहुत सहमत हूँ बात की, जो मोदी जी ने कर दिखाया वो कोई नहीं कर सकता। ये बात तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब आप देखेंगी तो देश के ऊपर 57 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, जो 205 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में तब्दील हो गए। ये मोदी जी कर सकते थे। मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने कहा था आदरणीय मनमोहन सिंह के इनकी सरकार में डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर होता जा रहा है। विपक्ष को 4 दिन को जनता जवाब देगी। वो कैसे करके दिखा सकते थे? ये मोदी जी का एक करिश्मा था, जो इलेक्टोरल बॉन्ड में इतने हजार करोड़ रुपए इनको मिला है और कुछ नहीं मिला है। जी गौ हमारी माता है कहते रहते हैं, जो कंपनी गौ कसी करती है वो 150 करोड़ रुपए का इनको चंदा देती है। ठीक है, इस कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ रुपए है। ठीक है, लेकिन अभिषेक जी विकास भी तो वो गिना रहे हैं ना। अभिषेक जी विकास भी तो गिना रहे हैं ना, राष्ट्रीय मुद्दे तो उन्होंने गिना ही दिए ना। कौन सा विकास? 370 को लेकर, 3 तलाक खत्म करने को लेकर, राम मंदिर बनाने को लेकर, ये तमाम विकास जो है वो गिना रहे हैं। ऋषिका जी, अगर ये विकास आप समझ रहे हैं तो मुझे लगता है ऐसा विकास आपको मुबारक होना चाहिए। अगर विकास किसी ने करा है तो मोदी जी की सरकार ने करा है, बाकी और अन्य पार्टियों ने पूरे देश का विनाश किया है। उन्होंने एक बात कही कि पूरा देश मोदी जी के साथ है। पूरा देश तो नहीं पता मोदी जी के साथ है कि नहीं है, लेकिन अभी 1000 से ज्यादा रेप कांड करने वाला आरोपी के साथ मोदी जी जा रहे थे, वो उनके साथ जरूर है। जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने 6400 करोड़ रुपए का घोटाला किया, वो मोदी जी के साथ हो गए। जो लोग शहीद हो गए हमारे जी पहुंच रही है, लोगों की जमीनों को घोटाला करने वाले इनके साथ है। तो ये बात तो बिल्कुल है, मैं मानता हूँ पूरे देश का। ठीक है अभिषेक जी। संदीप मिश्रा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी विकास को लेकर, क्योंकि बात अब की जा रही है विकास को लेकर, साथ ही साथ मुद्दों को लेकर। मुद्दों की अगर हम बात करें तो आप कह रहे थे बेरोजगारी, रोजगार को लेकर जो भी मुद्दा आपने उठाया, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने शुरुआत से ये मुद्दे उठाए थे,
पहले चरण के बाद से, लेकिन उसके बाद जो मुद्दे शिफ्ट हुए हैं वो अलग ही मोड़ पर इस चुनावी परिदृश्य को ले गए हैं। अब जिस तरह से मुद्दे उठाए गए, तो मुद्दे तो आप ही की पार्टी ने दिए हैं बीजेपी को, तब वो मुद्दे उठे हैं। मंगलसूत्र का मुद्दा ले ले, आरक्षण का मुद्दा ले ले, हिंदू मुसलमान का मुद्दा ले ले, वोट जिहाद ले ले, या फिर भारत की अस्मिता पर सवाल उठाने को ले ले, सभी मुद्दे आपकी पार्टी की तरफ से दिए गए हैं ना। शायद आपको कम जानकारी है कि कम है, आरक्षण का हमने नहीं उठाया, अवाध और आवंटन को हम नहीं उठाया, शायद आपको कम जानकारी, इसलिए आप बोल रहे हैं। संदीप जी सुनिए ना, संदीप जी, मुझे लग रहा है विपक्ष की आदत बन गई है, आपसे जवाब मांगो आप दूसरे पर सवाल उठा देते हैं। आरक्षण का मुद्दा किसने उठाया, विरासत टैक्स का मुद्दा किसने उठाया, आप बताइए मुझे। गलत सवाल मत बोलो ना। विरासत टैक्स का मुद्दा किसने उठाया, अल्पसंख्यकों की, संदीप जी आप जवाब दीजिए, अल्पसंख्यकों की बात किसने की, वोट जिहाद की बात किसकी तरफ से हुई। मैडम मुझे जवाब देने के लिए मुझे बोलने का रखा है। बोलिए संदीप जी, आप जवाब कहाँ दे रहे हैं, आप तो मुझसे सवाल कर रहे हैं, बोलिए। नहीं, मैं तो मूक दर्शक बन के थोड़ी ना आपके सवालों को। बोलिए संदीप जी बोलिए। सुनिए मेरी बात, सीतापुर से बैठे एक हमारे बड़े पत्रकार बैठे हैं, इन्होंने बंगाल की भविष्यवाणी कर दी कि 75% बांग्लादेशियों ने वोट किया वहां। इन्होंने अमित शाह को चैलेंज कर दिया कि अमित शाह इज जीरो, अमित शाह इज गुड फॉर नथिंग, हिंदुस्तान बांग्लादेशी वोट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस पर जांच नहीं चाहिए, इनसे ये कहां से ले आए ये डाटा, एक बात। दूसरी बात, गुप्ता जी कह रहे थे बड़े जोश में, गुप्ता जी ने बोला कि पूरा देश इनके साथ है, और तो फिर मोदी जी को नहीं पता है, अमित शाह को नहीं पता, पूरा देश साथ है, सिर्फ गुप्ता को पता है। और गुप्ता जी, अगर ये पूरा देश साथ होता तो 400 सीट पार नहीं जाते, नारा लगता 500 सीट पार, 543 सीट पार, ये नारा लगता अगर पूरा देश है। शायद आप भी मैडम ज्यादा हो गए, मुझे ध्यान रखिएगा गुप्ता जी। बोलिए के बाहर मैं बता रहा हूँ, ये बन जाता। भारत की एकता और अखंडता इस का स्थिति देश को है, यहाँ बचने में विपक्ष कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ नहीं है, सिर्फ बयानबाजी और बहानेबाजी। बात करने की, देखिए कौन बोल रहा है बीच में, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। ठीक है, ये गरीबों की भी सरकार है, ये सबकी सरकार है, सबका साथ प्रयास से मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। संदीप जी आ रही हूँ मैं, संदीप जी आप ही की बातों का जवाब दे रहे हैं, वो आ रही हूँ मैं आपके पास लौट कर। बोलिए। नहीं देना जवाब, मेरा जवाब तो पूरा होने दो। ठीक है संदीप जी, बात ये बीच में बोलना क्या फफूंद आदमी दिखा रखा है। बोलिए संदीप जी, बात कीजिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज ये कह रहे थे मोदी जी ने देश में वो बड़े काम कर दिए जो कभी नहीं हुआ। सच कह रहे थे गुप्ता जी, कभी देश में लड़कियां नंगी नहीं परेड करी गई, ये मणिपुर ने देखा। कभी देश में ऐसा नहीं हो कि बलि का बिल लाके 750 किसानों की बलि ले दिए गए, ऐसा सिर्फ मोदी राज में हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका एमएलए चुन के आए और नाबालिग का बलात्कार करे और 500 में जेल चला गए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हथकड़ी में बंधे हुए लोगों पर धाए गोली चला दी जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेंगर आपके साथी और भूषण आपके आभूषण बने हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेटियों का बलात्कार करके कानपुर में उन्हें पेड़ से लटका दिया गया, ये मोदी राज में हुआ है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बुलडोजर जाकर किसी ब्राह्मण की पेड़ को जला दे, उसके घर को शमशान बना दे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दलित बेटी को पेट्रोल छिड़क के दहन कर दिया जाए, उसके शव का दहन किया जाए। ऐसा नहीं हुआ कि पर्चा लीक होके करा के और लोगों के रोजगार को, युवाओं के सपने को खत्म कर दिया जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 5 किलो राशन के लिए युवाओं को मजदूर और मजबूर बना दिया जाए। ये मोदी है तभी मुश्किल है, ये मोदी की वजह से। ये दीजिए जवाब। ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी। चलिए विपिन जी, जल्दी से संदीप जी की बातों का जवाब दीजिए। तमाम आरोप उन्होंने आपकी पार्टी पर लगाए। सुन लीजिए विपिन जी, सुन लीजिए। तमाम आरोप उन्होंने आपकी पार्टी पर लगाए। इसके साथ ही आपसे सवाल ये भी है कि मुद्दों को लेकर क्योंकि बात की जा रही है, आप मुद्दों को लेकर इस चुनाव में बात क्यों नहीं गई? आपकी पार्टी के लोग भी तो, बीजेपी की अगर हम बात करें तो राम मंदिर के नाम पर कब तक आप वोट मांगेंगे? आम जनता के मुद्दों की बात कब करेंगे? देश अखंडता और एकता का प्रतीक है यह देश, भारत देश। और मोदी जी सबका साथ, सबका विकास
और सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ देश में आगे बढ़ा है। मोदी जी मात्र 3-4 घंटे की नींद ले रहे हैं और पूरे देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। क्या आज तक ये जिस दिन से मोदी जी की सरकार आई है, क्या किसी माँ बहन पे उंगली उठाई है? विपक्ष में जिस समय दूसरे अन्य दल की सरकारें होती थी तो आए दिन हमारी माँ बहनों के साथ सुरक्षा का वातावरण अन्य देखा जाता था। आज माँ बहनें सुरक्षित है, मोदी और योगी की सरकार में सुरक्षित है। ठीक है विपिन जी। सुजीत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से तमाम आरोप आपके ऊपर भी, अब संदीप जी को देख लीजिए, विपक्ष के जो हम बातचीत देख रहे हैं, जब उनसे सवाल किया जा रहा है तो वो लगातार ये कह दे रहे हैं कि आपके पास जानकारी नहीं है, लेकिन जवाब जब मांगा जाए तो किस तरह की टिप्पणियां सामने आती है आप खुद सुनिए। और जिस तरह से अभी आपने सीतापुर का जिक्र किया जनता से, क्योंकि आप बातचीत आपकी हुई है, मोदी लहर को अगर मैं बात करूं, मोदी गारंटी को लेकर, विकास को लेकर अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह से पहले 400 पार का नारा दे रही थी, वो हमने चौथा चरण आते आते तक देखा है कि 400 पार का नारा कहीं सुनाई नहीं दे रहा, कहीं मोदी की गारंटी पे बात नहीं, अन्य मुद्दों पर बात की जा रही है। ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, हर चीज का लक्ष्य बनाया जाता है और लक्ष्य के करीब पहुंचने का प्रयास किया जाता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है तो ये नहीं है कि 400 सीटें हम जीत लेंगे, उन्होंने अपने लोगों को लक्ष्य दिया। दूसरी चीज, संदीप मिश्रा जी व्यंग अभी कस रहे थे और पर्सनल अटैक कर रहे थे। मुझे लगता था कि कांग्रेस के स्तर पर ये नहीं होना चाहिए और वो एक कांग्रेस के जिम्मेदार प्रवक्ता है। किसी मीडिया कर्मी के ऊपर इस तरह से उंगली उठाना, जो मैंने हकीकत देखा वो मैंने आपको बयां किया। बिल्कुल ठीक है सुजीत जी, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कांग्रेस इसी बयानबाजी की वजह से पीछे है। कई जो नेताओं के उनके बयान आए हैं इस तरीके के, मुझे लगता है कि मीडिया कर्मियों के ऊपर आवाज उठाना ये उचित नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुजीत जी, और कहीं ना कहीं ठीक है, नहीं हूँ, ठीक है सुजीत जी। मैंने जो ग्राउंड स्तर पर देखा, मैंने मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है, मीडिया की भूमिका अहम होती है पूरे देश में। ठीक है सुजीत जी, और कहीं ना कहीं इसी बयानबाजी की वजह से कांग्रेस जो है इसका खामियाजा उठाती है, इसका नुकसान उठाती है। अभिषेक वाजपेयी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब जिस तरह से अब संदीप मिश्रा जी की बात भी आप सुन रहे थे, विपिन जी की बात भी आपने सुनी, और पहले आपने ये कहा कि जानकारी पूरी नहीं है, शायद हो सकता है। अब देखिए कन्नौज का हमने पूछा कि हमने आपसे बोला कांटे की चक्कर है, लेकिन आप तो यहाँ पर आश्वस्त हैं कि वहां पर अखिलेश यादव ही जीत रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बाकी सीटों को लेकर क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पर क्या कहेंगे? ऋषिका जी, आप किसी भी सीट के रिगार्डिंग आप बात कह लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने जानकारी की बात जब कही, क्योंकि आप किसी बात को बोलती हैं या किसी भी बात को कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको सारी चीजों की बातें रखनी होती। और सिर्फ आप मोदी की गारंटी कह रहे हैं, मोदी जी की कोई गारंटी नहीं। नंबर एक बात, क्या मोदी जी के माहिर व्यक्ति कहे जाते हैं अमित शाह, क्या उनकी किसी बात की गारंटी है? किसी बात की गारंटी नहीं। मोदी जी ने बोला था कि महंगाई से पार पाएंगे, क्या महंगाई से पार पा लिया? मोदी जी ने कहा था कि डॉलर के मुकाबले रुपया को हम ऊपर कर देंगे, डॉलर को नीचे कर देंगे, क्या मोदी जी ने कर दिया? मोदी जी ने कहा था कि मोदी जी और उनकी टीम ने बिल्कुल कहा था इस बात को कि गैस सिलेंडर कम दामों में मिलेगा, क्या गैस सिलेंडर कम दामों में मिल रहा है? मोदी जी ने कहा था, जैसे अभी हमारे भाई बोल रहे थे, बड़ी लंबी देख रहे थे, क्योंकि उसी टीम से आते हैं ये, तो जब माँ बहनों की बात करते हैं तो जिन बहनों ने राष्ट्र के लिए पदक जीते थे, क्या उनको जेलों में ठूसा नहीं गया था, या फिर उनके ऊपर जातियां नहीं की गई थी, या फिर मणिपुर की घटना भूल गए? मैं उन पे बहुत ज्यादा नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा स्टाइल नहीं है बात बोलने का। और उसके बाद जब किसानों की बात जब करते हैं तो दिल्ली को कैसे पाकिस्तान बॉर्डर से भी ज्यादा मजबूत कर दिया था, उस पर एक बार भी नहीं बोले। कैसे कितनी जमीन को हथियार ले गया, एक बार भी नहीं बोल पाए। जब बात करते हैं तो इनके पास गिनाने के लिए आज के समय में कुछ नहीं है। पहले चरण के चुनाव में जब इन्होंने बात की तो अपने विकास की बात करने लगे थे। जैसे ही इनको लगा कि जमीन, दूसरे चरण में इन्होंने हिंदू मुस्लिम पे ले आए, तीसरे चरण में इन्होंने मंगलसूत्र पे लेकर के चले आए, चौथे चरण में कुछ और लेकर के चले। इस तरीके से नहीं होता। इसका मतलब ये आपका जो बोलबाला चल रहा था, आपको लगता था कि मोदी फैक्टर है, मोदी फैक्टर है। किसी मोदी फैक्टर नहीं, जनता आपसे परेशान है, जनता आपसे त्रस्त आ चुकी है। मतलब क्या जरूरत पड़ गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 11.5 लाख पद खाली पड़े थे, 8.5 लाख पद हो गए। आपको बेरोजगारी पे जनता मैं अपने लास्ट कमेंट दे दूं, क्योंकि मुझे दूसरे
मुद्दों पे भी जाना, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। जनता मुद्दे पे जवाब मांगी, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे आपसे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे लोकतंत्र की बात हो। जब आपके नेता चिल्लाते हैं बड़े मंच से कि 400 सीटें आ जाने दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, ये किसी विरोधी दल ने नहीं कहा, ये आपके नेताओं ने कहा है। ठीक है। कहीं ना कहीं अभिषेक जी जो मुद्दों की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, वो सभी ने देखा कि पहले चरण के बाद से चौथे चरण तक जो मुद्दे हैं वो शिफ्ट होते नजर आए हैं। इसका कितना खामियाजा किस पार्टी को उठाना होगा वो देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो चौथे चरण के लिए 96 सीटों पर जो मतदान हुए हैं, 5 बजे तक के अगर आपको आंकड़े बताए तो 62% जो मतदान है वो हो चुका है। मत प्रतिशत 62% रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मुद्दों को लेकर, देखिए हर चरण में मुद्दों को लेकर लगातार बात की जा रही है। पहले चरण में कुछ और, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और चौथा चरण आते आते तक जो आम चुनाव का जो मुद्दा होता है, आम मुद्दा, वो इस चुनाव से बिल्कुल हट गया है। और कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो शिफ्ट होकर आरक्षण और हिंदू मुस्लिम को लेकर आ गए हैं। देखना होगा कि कितना खामियाजा इसका किस पार्टी को उठाना होता है। लेकिन अभी 3 चरण और बाकी हैं जिन पर अपने मतदान जो है वो अपने मतदाता जो है वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो नतीजे 4 जून को आएंगे उसमें स्थिति साफ तौर पर नजर आएगी कि किसके जो मतदाता जो है वो किसके पक्ष में है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।